हेलो फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2020 से इनकम टैक्स के एक सेक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज हो रहा है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। चलते हैं अपने फाइनेंस एक्ट 2020 पर। तो ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है अपना फाइनेंस एक्ट 2020। बात करेंगे सेक्शन 194N की। तो दोस्तों सेक्शन 194N आपको याद होगा, उसे एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन 194 कहता है एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी to which banking regulations act 1949 applies including बैंक इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट। तो हर व्यक्ति जो कि एक बैंकिंग कंपनी है जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एंगेज्ड है इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो बैंकिंग बिजनेस में कर रही है, और पोस्ट ऑफिस हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, जो कि पे कर रही है कोई भी सम, बीइंग द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट as the case may be in cash exceeding 1 crore rupees during the previous year to any person। तो कौन पे कर रहा है? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एंगेज्ड है इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और अ पोस्ट ऑफिस पे कर रही है कैश में 1 करोड़ से ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द रिसिपिएंट, या तो किसी एक अकाउंट से या एक से ज़्यादा अकाउंट से, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो वो टाइम जब पे करेगी, शैल डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ सच सम एज इनकम टैक्स। तो वो 2% वहाँ पे TDS डिडक्ट करेगी। ये सेक्शन 194N जो था इस तरीके से उसमें कहा गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 194N के अंदर द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो 1 जुलाई से इसके अंदर क्या जो है चेंज आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिसिपिएंट who has not filed the return of income for all of the 3 assessment year relevant to the 3 previous year for which the time limit of filing return of income under subsection 1 of section 139 has expired immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made to him। तो जिस प्रीवियस ईयर में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर उससे पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स की उसने रिटर्न फाइल नहीं की है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई विद द मोडिफिकेशन। तो ये जो प्रोविजन है इस सेक्शन के, ये जो है मॉडिफाई करके उस व्यक्ति पर अप्लाई किए जाएंगे। किस प्रकार अप्लाई किए जाएंगे अभी हम देखेंगे। तो क्या आपने देखना है, जिस प्रीवियस ईयर में वो ये पेमेंट कर रहे हैं उससे पिछले 3 प्रीवियस ईयर की अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ये जो प्रोविज़न है कि 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आप सम पे करते हैं तो 2% TDS डिडक्ट करेंगे, ये प्रोविज़न एक मॉडिफाइड तरीके से अप्लाई होगा। किस मॉडिफाइड तरीके से होगा? द सम शैल बी द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे जो 1 करोड़ था उसको कर दिया गया है 20 लाख रुपीज़। तो अगर आप कोई भी सम उसको पे करते हैं इन कैश में 20 लाख रुपीज़, द डिडक्शन शैल बी an amount equal to 2% of the sum where the amount or aggregate of the amount as the case may be paid in cash exceed 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore rupees। तो मॉडिफाई कैसे कर दिया जाएगा? अगर आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे केस में अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कैश निकलवाते हैं तो उसको किस तरीके से सेग्रीगेट किया है कि अगर आपका कैश विड्रॉल 20 से 1 करोड़ के बीच का है तो 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। An amount equal to 5% of the sum where the amount or aggregate of amount
बीइंग पेड इन कैश एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़, तो आपके लिए जो लिमिट रहेंगी वो क्या रहेंगी? अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ होगा तो 2% TDS डिडक्ट होगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ होगा तो 5% TDS डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके लिए वो जो प्रोविज़न है वो मॉडिफाई कर दिया जाएगा। नॉर्मली क्या प्रोविज़न है कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकलवाओगे एक या एक से ज़्यादा अकाउंट से तो 2% TDS डिडक्ट होगा, लेकिन अगर आपने जो रिटर्न फाइल नहीं की है पिछले 3 सालों की, तो ऐसे केस में वो प्रोविज़न मॉडिफाई हो जाएगा। क्या मॉडिफाई हो जाएगा? अब आपके लिए जो लिमिट रहेगी, अगर आपकी 20 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल है लेकिन 1 करोड़ से कम का है, यानी कि 20 से 1 करोड़ के बीच का कैश विड्रॉल है तो 2%, और 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो 5% TDS डिडक्ट किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर that the central government may specify in consultation with the RBI by notification in the official gazette the recipient in whose case the first proviso shall not apply or apply at reduced rate। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है RBI की कंसल्टेंसी से जो है इस रेट को रिड्यूस भी कर सकती है इफ़ सच रिसिपिएंट सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। जो कि कुछ कंडीशन वहाँ पे लगाई जा सकती हैं, किसी नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है और उसमें कुछ कंडीशंस दे सकती है। अगर आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें तो फिर आपका जो TDS है वो रिड्यूस रेट पे डिडक्ट किया जाएगा। Provided also that nothing contained in this section shall apply to any payment made to, और ये जो सेक्शन है ये किस पर अप्लाई नहीं होगा? अगर पेमेंट की जा रही है गवर्नमेंट को, बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट हो रही है, एनी बिजनेस कोरस्पोंडेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को विच इज़ एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, एनी वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM of a banking company or cooperative society engaged in carrying on the business of banking, तो इन सभी पर जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। Provided also that central government may specify in consultation with RBI by notification in the official gazette the recipient in whose case the provision of this section shall not apply or apply at reduced rate if the recipient सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ला सकती है और उसमें कुछ कंडीशंस दे सकती है कि अगर आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे तो ये जो रेट है आपके लिए रिड्यूस कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो 1 जुलाई से होने वाला है एप्लीकेबल। आई होप ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।